टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक ऐसा जहाज जो सिर्फ जहाज नहीं बल्कि अपने दौर का एक तैरता हुआ अजूबा था। एक ऐसा नाम जो इंसान की सबसे बड़ी तकनीकी कामयाबी और सबसे भयानक ट्रेजेडियों में से एक है। ये एक आलीशान जहाज, एक बर्फीली रात और 1500 से ज़्यादा लोगों की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये वो समुद्री हादसा है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, फिल्मों में देखा है और किताबों में पढ़ा है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस जहाज पर उस रात कोई भारतीय भी था? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि साल था 1912। ये वो दौर जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और यहाँ के लाखों भारतीय दुनिया के अलग अलग कोनों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम कर रहे थे। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई हिंदुस्तानी उस ऐतिहासिक सफ़र का हिस्सा बना हो? इसका जवाब सीधा नहीं है बल्कि घुमावदार है। ये आपको चौंका भी सकता है और सोचने पर मजबूर भी कर सकता है, क्योंकि जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर हम आधिकारिक यात्रा सूची देखें तो टाइटैनिक पर किसी भी भारतीय नागरिक का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात की खौफनाक गहराइयों में कुछ ऐसी कहानियां भी दफन हैं जिनका सीधा रिश्ता भारत की मिट्टी से था। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा या जो भारत से एक गहरा लगाव रखते थे। आज हम उन्हीं अनसुनी अनकही कहानियों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि टाइटैनिक और भारत के बीच क्या अनसुना कनेक्शन था, और साथ ही हम उस कभी न डूबने वाले जहाज के बनने से लेकर डूबने तक की वो पूरी कहानी भी समझेंगे, जिसने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तकनीकी रूप से टाइटैनिक पर कोई भारतीय नागरिक नहीं था। ये बात दस्तावेजों के हिसाब से सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। उस जहाज पर कम से कम 4 ऐसे लोग सवार थे जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई थी। इनका जन्म, इनकी कर्मभूमि या इनकी जिंदगी किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान से वास्ता रखती थी। तो बात करते हैं उन लोगों की। उनमें पहली और सबसे मशहूर है रुथ एलिजाबेथ बेकर। रुथ एक 12 साल की अमेरिकी लड़की थी जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1899 को भारत के गुंटूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता रेवरेंड एलन बेकर एक अमेरिकी लूथरन मिशनरी थे जो भारत में रहकर लोगों की सेवा कर रहे थे। लेकिन 1912 की शुरुआत में उनके छोटे भाई रिचर्ड की तबीयत बहुत बिगड़ गई। भारत में इलाज संभव ना हो पाने पर डॉक्टरों ने उन्हें फौरन अमेरिका ले जाने की सलाह दी। इसी मजबूरी के चलते रुथ अपनी माँ नेली बेकर और अपने छोटे भाई बहन के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए। उन्होंने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से टाइटैनिक पर दूसरे दर्जे में अपनी यात्रा शुरू की। जिस रात जहाज डूबा, उस खौफनाक मंजर में हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। इसी भगदड़ में रुथ अपने परिवार से बिछड़ गई। उनकी माँ और छोटे भाई बहनों को तो एक लाइफ बोट में जगह मिल गई, लेकिन रुथ डेक पर अकेली रह गई। उनकी माँ ने चिल्लाकर कहा, रुथ, किसी और लाइफ बोट पर चढ़ जा। घबराई हुई रुथ को एक क्रू मेंबर ने उठाया और लगभग फेंकते हुए एक दूसरी लाइफ बोट में डाल दिया। घंटों तक बर्फीले समुद्र में कांपने के बाद बचाव जहाज RMS कारपैथिया पर वो किसी चमत्कार की तरह अपनी माँ से दोबारा मिली। ये पल उस त्रासदी की कुछ खुशकिस्मत यादों में से एक था। रुथ बेकर इस हादसे में बच गई और उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी। दूसरी कहानी त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है 38 साल की अमेरिकी मिशनरी एनी क्लेमर फंक की। एनी 1906 से भारत में थी और उन्होंने उस समय के सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लड़कियों की शिक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने वहाँ एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की जो उस पिछड़े इलाके में शिक्षा की एक किरण की तरह था। 1912 में उन्हें एक टेलीग्राम मिला कि अमेरिका में उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। उन्हें फौरन घर लौटना था। वो भारत से इंग्लैंड पहुंची, जहां से उन्हें SS हेवरफोर्ड नाम के जहाज से अमेरिका जाना था। लेकिन उस समय ब्रिटेन में कोयले की एक बड़ी हड़ताल चल रही थी, जिस वजह से उनका जहाज रद्द हो गया। आखिरी मौके पर किसी तरह उनकी बुकिंग दुनिया के सबसे नए और चर्चित जहाज टाइटैनिक में कर दी गई। उन्होंने 13 पाउंड ज़्यादा देकर दूसरे दर्जे का टिकट खरीद लिया। जब 14 अप्रैल की रात जहाज डूब रहा था तो हर तरफ जान बचाने की होड़ मची थी। कहा जाता है कि एनी फंक को एक
लाइफ बोट में जगह मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सीट एक माँ और उसके बच्चे के लिए छोड़ दी, जो घबराकर रो रहे थे। उस रात एनी फंक ने अपनी जान देकर इंसानियत की एक मिसाल कायम की। उनका शरीर कभी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में आज भी उनकी याद में बना मिस फंक मेमोरियल स्कूल का खंडहर मौजूद है, जो भारत के लिए उनके बलिदान की कहानी सुनाता है। इन दोनों के अलावा दो और लोग थे जिनका भारत से रिश्ता था। एक थी मैरी डनबर हेवलेट, जो लखनऊ में रहने वाले अपने बेटे से मिलकर वापस इंग्लैंड लौट रही थी। वो इस हादसे में बच गई। और दूसरे थे हेनरी रायलैंड डायर, जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी के एक इंजीनियर थे। उनका जन्म झांसी में हुआ था। वो टाइटैनिक के उन बहादुर इंजीनियरों में से थे जिन्होंने आखिरी दम तक जहाज़ की बिजली चालू रखने की कोशिश की और हादसे में मारे गए। तो भले ही टाइटैनिक पर कोई भारतीय नागरिक नहीं था, पर भारत की मिट्टी से जुड़े ये लोग, जिनकी अपनी अपनी कहानियां थी, उस रात उस ऐतिहासिक जहाज पर मौजूद थे। अब बात करते हैं ना डूबने वाले जहाज यानी अनसिंकेबल शिप की कहानी पर। तो आखिर क्या कहानी थी इस कभी ना डूबने वाले जहाज की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चमक से अंधा कर दिया था। टाइटैनिक का जन्म हुआ उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के मशहूर हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में। यह व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ों में से दूसरा था। इसे बनाने का एक ही मकसद था, अटलांटिक के रूट पर अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी कनार्ड लाइन को हर हाल में पछाड़ना। यह सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, यह उस दौर की इंजीनियरिंग का शिखर था। 269 मीटर लंबा, लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर और 53 मीटर ऊंचा। यह उस समय दुनिया की सबसे मानव निर्मित गतिशील वस्तु थी। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह अपने समय की कई ऊंची इमारतों को टक्कर दे सकता था। इसे बनाने में 3 साल का वक्त और उस समय के $7.5 बिलियन लगे थे। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ अपने आकार के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेमिसाल शान और शौकत के लिए भी चर्चा में था। यह किसी तैरते हुए 7 सितारा होटल जैसा था। इसके अंदर फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए शानदार डाइनिंग हॉल, पेरिस के कैफे जैसा दिखने वाला बरामदा, एक स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की स्नान घर और यहाँ तक कि स्क्वैश कोर्ट भी था। जहाज का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसका ग्रैंड स्टेयरकेस, जो लकड़ी की नक्काशी और एक शीशे के गुंबद से सजा था। इसकी सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। जहाज के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स यानी जल रोधी डिब्बों में बांटा गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर आगे के 4 डिब्बे में भी पानी भर जाए तब भी जहाज तैरता रह सकता है। इसी क्रांतिकारी डिजाइन की वजह से शिपिंग मैगजीन ने इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल यानी लगभग ना डूबने वाला कहा, जो आम जनता के बीच सिर्फ अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला बन गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला। जहाज पर दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों से लेकर, जैसे जॉन जेकब एस्टर से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों के वो गरीब प्रवासी भी सवार थे, जो अपनी आंखों में अमेरिका में एक नई और बेहतर जिंदगी का सपना लिए जा रहे थे। पहले 4 दिन सब कुछ किसी सपने जैसा था। जहाज शांत समंदर पर मक्खन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अटलांटिक की गहराइयों में एक बर्फीला सच उनका इंतजार कर रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था, जिससे समंदर का पानी एक काले शीशे की तरह लग रहा था। उस दिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को आसपास के जहाज़ों से दिन भर में बर्फ की बड़ी चट्टानों, आइसबर्ग के बारे में 6 से ज़्यादा चेतावनियां मिली थी। इनमें से सबसे ज़रूरी चेतावनी मेसाबा नाम के जहाज़ से आई थी, जिसने ठीक उसी इलाके में एक बहुत बड़े आइसबर्ग फील्ड की खबर दी थी, जहां टाइटैनिक बढ़ रहा था। लेकिन ये चेतावनी जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ तक तुरंत नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि उसे ज़रूरी नहीं समझा गया। उस दौर में जहाज़ की रफ्तार को शान की बात माना जाता था। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस स्मिथ, जो खुद जहाज़ पर थे, चाहते थे कि टाइटैनिक रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचे। इसी दबाव में कप्तान स्मिथ ने जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की और टाइटैनिक लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से उस अंधेरे और बर्फीले समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक और बड़ी गलती ये हुई कि जहाज़ के निगरानी टावर क्रोज नेस्ट पर तैनात संतरियों के पास दूरबीन नहीं था। वो लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी एक ऐसे ऑफिसर के पास रह गई थी जिसे आखिरी समय में जहाज़ से उतार दिया गया था। निगरानी कर रहे संतरी फ्रेडरिक फ्लेट की नज़र अचानक सामने आए एक विशाल काले साए पर पड़ी। वो एक आइसबर्ग था।
उसने फौरन खतरे की घंटी 3 बार बजाई और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड, यानी ठीक सामने आइसबर्ग है। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक ने तुरंत जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया, लेकिन जहाज का आकार और उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरी तरह से मुड़ नहीं पाया। कुछ सेकंड के अंदर जहाज का दाहिना हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से साइड से रगड़ खा गया। टक्कर ज़्यादा जोरदार महसूस नहीं हुई। कई यात्रियों को तो लगा जैसे जहाज किसी छोटी लहर से टकराया हो, लेकिन नीचे पानी के अंदर तबाही मच चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के स्टील की प्लेटों को ऐसे उधेड़ दिया था जैसे कोई टिन का डब्बा हो। जहाज के शुरुआती 6 डिब्बों में पानी तेजी से भरने लगा था। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो खुद उस यात्रा पर थे, ने जब नुकसान का जायजा लिया और कुछ तेज गणनाएं की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कप्तान स्मिथ को बताया कि जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो 4 डिब्बों में पानी भरने पर तैर सकता है, लेकिन यहाँ 6 डिब्बे फट चुके हैं। पानी एक एक करके डिब्बों को भरता हुआ ऊपर से दूसरे डिब्बों में छलकने लगेगा। उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की, ये जहाज अब डूबेगा। हमारे पास सिर्फ 1.5 से 2 घंटे हैं। कभी न डूबने वाले जहाज की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका। अगर आपको टाइटैनिक की अनसुनी कहानी और भारत से इसका कनेक्शन दिलचस्प लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आधी रात होते होते ये साफ हो गया था कि जहाज डूब रहा है। कप्तान ने लाइफ बोट्स को नीचे उतारने का हुक्म दिया और यहीं टाइटैनिक की सबसे बड़ी और जानलेवा खामी दुनिया के सामने आई। उस समय के पुराने और लचर समुद्र नियमों के हिसाब से इस विशाल जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। ये जहाज पर मौजूद कुल 2224 यात्रियों और क्रू सदस्यों में से सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, यानी जहाज के आधे से भी ज़्यादा लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। बदहवासी के माहौल में पहले महिलाओं और बच्चों को बचाने का नियम लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन इसका पालन भी ठीक से नहीं हुआ। शुरू में तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनसिंकेबल टाइटैनिक सच में डूब सकता है। कई लोगों ने गर्म केबिन छोड़कर ठंडी लाइफ बोट में जाने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआती लाइफ बोट्स को आधा अधूरा भरकर ही नीचे उतार दिया गया। पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोगों की जगह थी, वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर रवाना हुई। इस दौरान अमीर और गरीब का दर्दनाक फर्क भी साफ साफ दिखाई दिया। पहले दर्जे के यात्रियों के कमरे और डेक लाइफ बोट्स के सबसे करीब थे, जबकि तीसरे दर्जे के हजारों यात्री जहाज के निचले हिस्सों में थे और उन्हें ऊपर आने में बहुत मुश्किल हुई। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। पहले दर्जे के करीब 62% यात्री बच गए, जबकि तीसरे दर्जे में यह आंकड़ा सिर्फ 25% था। लेकिन उस खौफ और मौत की रात में इंसानियत और हिम्मत की कुछ बेमिसाल मिसालें भी देखने को मिली। जहाज का 8 सदस्यों वाला बैंड अपने लीडर वैलेस हार्टेले के साथ डेक पर खड़े होकर आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा, ताकि घबराए और मौत का इंतजार कर रहे लोगों का हौसला बना रहे। वो सब अपने संगीत के साथ ही डूब गए। जहाज के सभी 35 इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन नीचे इंजन रूम में रहकर बिजली चालू रखने की आखिरी कोशिश करते रहे, ताकि बचाव का काम अंधेरे में ना डूबे और वायरलेस ऑपरेटर मदद के लिए सिग्नल भेज सके। वो सब अपनी पोस्ट पर ही मारे गए। कप्तान स्मिथ ने भी जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया और अपनी शिप के साथ ही जल्द समाधि ले गए। सुबह के करीब 2:20 बजे थे, मतलब टक्कर के ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक अब और दबाव नहीं सह सका। उसका पिछला हिस्सा हवा में बहुत ऊपर उठ गया और असहनीय तनाव के कारण वो 2 टुकड़ों में टूट गया। कुछ पल बाद दोनों हिस्से एक एक करके अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गए। 1500 से ज़्यादा लोग उस -2 डिग्री सेल्सियस के जानलेवा ठंडे पानी में या तो जमकर या डूबकर मर गए। उस रात टाइटैनिक से भेजे गए इमरजेंसी सिग्नल पास के एक जहाज RMS कारपैथिया को मिले थे। कारपैथिया के कप्तान आर्थर रोस्टन ने सिग्नल मिलते ही अपनी पूरी रफ्तार से टाइटैनिक की ओर रुख किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले आइसबर्ग का खतरा भी मोल लिया, लेकिन उसे घटनास्थल तक पहुँचने में लगभग 4 घंटे लग गए। सुबह होने तक कारपैथिया वहाँ पहुँचा जहाँ टाइटैनिक हुआ करता था। उन्हें वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा और पानी में तैरती 20 लाइफ बोट्स मिले। कारपैथिया के क्रू ने उन लाइफ बोट्स में ठंड से कांप रहे और सदमे में डूबे लगभग 706 लोगों की जान बचाई। यही वो मुट्ठी भर लोग थे जो इस हादसे की भयानक कहानी दुनिया को सुनाने के लिए जिंदा बचे। इन बचे हुए लोगों में भारत से जुड़ी रुथ बेकर और मैरी हेवलेट भी थी, लेकिन एनी फंक और हेनरी डायर की उस रात मौत हो गई।
टाइटैनिक की त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि इतनी आसानी से तबाह हो सकती है। इसी हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 1914 में सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कई नए और सख्त नियम बनाए गए। पहला नियम, सभी जहाज़ों पर हर एक यात्री और क्रू सदस्य के लिए लाइफ बोट में जगह होना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो निगरानी रखना ज़रूरी हो गया ताकि कोई भी इमरजेंसी सिग्नल अनसुना ना रह जाए। तीसरा, नियमित रूप से सेफ्टी ड्रिल करना और यात्रियों को आपात स्थिति के लिए तैयार करना अनिवार्य है। इसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक में आइसबर्ग पर नज़र रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया गया, जो आज भी काम कर रहा है और जहाज़ों को बर्फीली चट्टानों के खतरे से आगाह करता है। तो अंत में टाइटैनिक सिर्फ एक बर्फीली चट्टान से टकराकर नहीं डूबा, वो डूबा था इंसानी घमंड और अति आत्मविश्वास की वजह से। वो डूबा था उन चेतावनियों को नज़रअंदाज करने की गलती के कारण, जो अगर मान ली जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। वो डूबा डिज़ाइन की उन खामियों और सुरक्षा के उन अधूरे नियमों की वजह से, जिन्होंने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। कभी न डूबने वाले जहाज़ की ये कहानी हमें एक कड़वा सबक सिखाती है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान की सबसे बड़ी तकनीक भी बौनी पड़ सकती है। और हमारा शुरुआती सवाल, क्या टाइटैनिक पर कोई भारतीय था? आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन भारत की मिट्टी से जुड़े कुछ लोग वहां जरूर थे। रुथ बेकर, एनी फंक, मैरी हैवलेट और हेनरी डायर, इन सब की कहानियां हमेशा के लिए उस रात से जुड़ गई। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि इतिहास कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे लोगों को एक ही कहानी का हिस्सा बना देता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, यह हिम्मत, त्याग, लालच, लापरवाही और उन हजारों सपनों की कहानी है जो उस एक बर्फीली रात में अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए।